4.5 अरब साल बीत चुके हैं हमारी धरती को अस्तित्व में आए और लगभग 20 लाख साल बीत चुके हैं इस धरती पर हम मनुष्यों की प्रजाति को जन्म लिए हुए। आज इस पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान जीव हम इंसान ही हैं, तो जाहिर सी बात है कि अगर इंसान बुद्धिमान है तो सबसे पहले उसके ही दिमाग में पृथ्वी के अलावा कहीं और जीवन का ठिकाना ढूंढने की ललक पैदा होगी। आदिम काल से ही इस धरती पर रहने वाले लोगों की दिलचस्पी हमेशा से ही ये जानने में रही है कि क्या इस धरती के अलावा कोई और दुनिया, कोई और लोक भी है जहाँ कोई जीव रहते हैं, और शायद ऐसा हो भी। मानव सभ्यता की शुरुआत से ही हमें ये साक्ष्य मिलते रहे हैं कि जब भी हमारे सामने कोई ऐसी घटना घटी है जो हमारी सोच से परे हो, तो ऐसी हर घटना को हमने किसी चमत्कार से ही जोड़ा है। यहाँ तक कि आदिम काल से लेकर अब तक इन हजारों वर्षों की प्रगति के बाद भी अगर इंसानों के सामने कोई ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में हम सोच भी ना सके, तो ऐसी चीजों की सच्चाई पर विश्वास कर पाना आज भी हमारे लिए थोड़ा मुश्किल साबित होता है। फिर चाहे हम इस आधुनिक युग में नासा द्वारा की गई मून लैंडिंग का ही उदाहरण क्यों न ले लें। मून लैंडिंग को लगभग 50 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन आज भी हर 10 में से 1 अमेरिकन ऐसा है जो इस बात पर विश्वास नहीं करता है। और इंसान के इसी स्वभाव के कारण जन्म लेती हैं कई सारी कॉन्स्पिरेसी थियरीज। कुछ लोगों को मून लैंडिंग की उस फुटेज में स्टार्स नहीं दिखे, तो कुछ को उस फ्लैपिंग फ्लैग ने डिस्टर्ब किया। कुछ के लिए पृथ्वी के बाहर रेडिएशन से भरी उस वैन एलन बेल्ट को पार कर पाना मुश्किल था, तो कुछ लोग तो बस इसलिए मून लैंडिंग पर विश्वास नहीं करते क्योंकि उनके लिए तो ये पूरा का पूरा मिशन ही इम्पॉसिबल था। खैर, बात बस इतनी सी है कि अगर हम किसी चीज पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज सच नहीं है। शायद उसे समझने के लिए हमें थोड़ी और डीप थिंकिंग की जरूरत पड़े, उसे बस थोड़ा और गहराई से ऑब्जर्व करना पड़े। ऐसी ही कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज निकलकर हमारे सामने आती हैं जब हम बात करते हैं आसमान में उड़ने वाले उन अननोन ऑब्जेक्ट्स की, जिनके वास्तविक होने पर हमेशा से ही सवाल उठते आए हैं। ऐसे अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना के बारे में हम सब ने कभी न कभी सुन ही रखा है, पर क्या ये रियल होते हैं? क्या एलियंस का वजूद सच में है? क्या परग्रही जीव हमारी धरती पर आते रहते हैं? अगर हाँ, तो कब से? और अगर ये वाकई सच है तो ये जीव आखिर हमारे सामने क्यों नहीं आते? मुख्य धारा के वैज्ञानिकों के अनुसार उन्हें आज तक ऐसे कोई पक्के सबूत नहीं मिले हैं जिन्हें देखकर ये दावा किया जा सके कि एलियंस का वजूद वाकई में है। दावे प्रतिदावे तरह तरह के होते रहे हैं, कभी किसी अज्ञात उड़न तश्तरी को देखने का दावा, तो कभी एलियंस के द्वारा लोगों को अगवा किए जाने का दावा। लेकिन ऐसे कई साक्ष्य भी हैं जो ये संकेत देते हैं कि न सिर्फ एलियंस होते हैं, बल्कि वो एक लंबे अरसे से हमारी दुनिया से सीधे संपर्क में भी रहे हैं। और इसी परिकल्पना को कहा जाता है द एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरी, जो बस ये बताने की कोशिश करती है कि हमारे अतीत में परग्रही जीव पृथ्वी पर आते थे या नहीं। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेस अनलीश्ड, जहां आज के एपिसोड में हम कुछ यूएफओ स्टोरीज के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित कुछ ऐसे ही यंत्रों की बात करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मानव इतिहास में प्राचीन काल से ही उड़न तश्तरियों को देखे जाने के दावे होते रहे हैं, लेकिन ये पिछले 50 से 60 वर्षों में अधिक प्रकाश में आए हैं। अगर हम 1947 की ही बात करें तो हमें कम से कम 800 ऐसे मामले मिल जाएंगे जिनमें पुलिस या एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने आसमान में कुछ दिखने की बात की है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो चीजें क्या थीं। और उस समय की ऐसे ही किसी चीज के देखे जाने की सबसे मशहूर घटना की रिपोर्ट आई थी वॉशिंगटन के माउंट रेनियर से। दिन था 24 जून 1947 का, जब एक सिविलियन पायलट केनेथ आर्नोल्ड वॉशिंगटन के माउंट रेनियर के पास अपने एक छोटे से एयरक्राफ्ट में उड़ान भर रहे थे। वो पहाड़ों के आसपास ही पहुंचे थे, तभी उन्हें 9 स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप दिखाई दिया जो एक वी की शेप बनाते हुए उड़ रहा था। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि वो एक से दूसरी चोटी के बीच की दूरी कितने समय में तय करते हैं, जो थी सिर्फ 5 से 7 सेकेंड्स। वो उन पहाड़ी इलाकों से काफी अच्छे से वाकिफ थे, उन्हें उन चोटियों के बीच की दूरी पता थी, इसीलिए उन्होंने उन ऑब्जेक्ट्स की स्पीड का अंदाजा लगा लिया जो थी करीब 2500 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये उस समय की बात है जब हमारे पास ऐसे एयरक्राफ्ट भी नहीं थे जो 8 या 900 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की स्पीड से उड़ सकें। ये बहुत ही चौंका देने वाली बात थी। पहले उन्हें लगा कि शायद ये मिलिट्री का कोई नया एयरक्राफ्ट होगा, क्योंकि ये वही समय था जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुए कुछ ही साल हुए थे और कोल्ड वॉर बस शुरू ही हुई थी। लेकिन बाद में मिलिट्री ने कंफर्म किया कि उस दिन उनका कोई भी क्राफ्ट माउंट रेनियर के पास उड़ा ही नहीं था। आर्नोल्ड के डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग वो ऑब्जेक्ट्स डेल्टा शेप के थे और आसमान में वैसे ही उड़ रहे थे जैसे पानी में कोई तश्तरी। ठीक उसी के बाद से इन हवा से भी तेज उड़ने वाले अननोन ऑब्जेक्ट्स को उड़न तश्तरी यानी कि फ्लाइंग सॉसर्स कहा जाने लगा। तब से ऐसे ही ऑब्जेक्ट्स के देखे जाने की खबरों की मानो बाढ़ सी आ गई। माउंट रेनियर की इस घटना के महज 2 हफ्तों के बाद ही जब मेजर जेसी वाइज अपने XP-85 फाइटर जेट में बैठे थे, तब उन्हें आसमान में करीब 10,000 फुट दूर एक पीली चमकती हुई चीज नजर आई जो नाच रही थी। उनके अकॉर्डिंग उसका डायमीटर करीब 5 से 10 फुट रहा होगा। इन घटनाओं के बाद सेना के सभी ऑफिसर से एक फॉर्म भरवाया गया जिसके मुताबिक उन्हें उड़न तश्तरी जैसी चीज के नजर आने पर किसी से भी उस बारे में कोई बात नहीं करनी थी और ना ही अपनी रिपोर्ट किसी को बतानी थी। इसके कुछ ही दिन बाद रोजवेल की वो मशहूर घटना हुई थी जिसे द मदर ऑफ ऑल यूएफओ मिस्ट्रीज कहा जाता है।
1957 में टेक्सास के लेवलैंड से भी यूएफओ इनकाउंटर की एक घटना सामने आई थी, जिसमें वहां के लोगों ने कुछ स्ट्रेंज लाइट्स के दिखने की बात की थी और ये भी कहा कि अचानक ही उनकी गाड़ियों की लाइट्स ऑफ हो गईं और इंजन ने भी काम करना बंद कर दिया। पहले तो पुलिस ने इस बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन जब वो इन्वेस्टिगेट करने पहुंचे तो उन्होंने भी उन मिस्टीरियस लाइट्स को देखने का दावा किया। लोग कितने ही सबूत क्यों ना दे दें, लेकिन अमेरिकी सरकार हमेशा से ही इन बातों पर पर्दा डालने की कोशिश करती रहती है। हर बार कोई ना कोई कवर अप करके ऐसी घटनाओं को दबाया जाता रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसे एनकाउंटर्स की घटनाएं जब कुछ भरोसेमंद लोगों जैसे पायलट्स या नेवल ऑफिसर्स से सुनने को मिलती हैं, तो उनको नकारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनकी नजरें आम लोगों से हटकर कुछ और ही देखती हैं। ऐसा ही एक इंसिडेंस हुआ था 25 अगस्त 1951 को टेक्सास के ही एक और शहर लबॉक में, जब टेक्सास टेक्निकल कॉलेज के प्रोफेसर्स ने कुछ लाइट्स के पैटर्न्स को देखा जो उनके ऊपर से बिना कोई आवाज किए हुए गुजर रहा था। वो लाइट्स एक सेमी सर्कल के पैटर्न को फॉलो करते हुए उड़ रही थी। यहाँ तक कि कार्ल हार्ट नाम के एक व्यक्ति ने उन ऑब्जेक्ट्स की फोटोग्राफ्स भी क्लिक की, जिन्हें यूएफओ रिसर्चर्स ने एनालाइज भी किया। लेकिन प्रोजेक्ट ब्लू बुक की ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट ने कंक्लूजन दिया कि वो लाइट्स बस चिड़ियों का एक झुंड थी, जिनसे स्ट्रीट लाइट्स रिफ्लेक्ट हो रही थी और कुछ नहीं। लेकिन जिन लोगों ने भी उन लाइटिंग ऑब्जेक्ट्स को अपनी आंखों से देखा था, वो इस बात को मानने से साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि उन ऑब्जेक्ट्स के उड़ने की स्पीड चिड़ियों से कहीं ज्यादा थी। मिस्टर पॉल हेलियर, जो 1963 से 1967 तक कनाडा के नेशनल डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने जब 2005 में ये बयान दिया कि वो एलियंस के एग्जिस्टेंस पर बिलीव करते हैं, तो इस बात ने सभी को चौंका दिया। At least had been visiting this planet for thousands of years. उन्होंने ये भी कहा कि यूएस गवर्नमेंट काफी सालों से एलियंस के एग्जिस्टेंस को छुपाने की कोशिश भी कर रही है। You know, it is top secret in a way that the governments aren't talking about it. But if you listen to the whistleblowers and the people who have worked in the industry, there is just a lot of information out there. And it doesn't take very long to get your hands on it. आज भी मिस्टर हेलियर एक हाईएस्ट रैंकिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। कोई इतने ऊंचे ओहदे पर बैठा इंसान पब्लिसिटी पाने के लिए तो ये सब बातें नहीं करता, बल्कि इससे तो उनकी इमेज भी डाउन हो सकती है। लेकिन ऐसा बयान कोई ऑफिशियल तभी देता है जब वो बात सच हो। But the latest reports that I've been getting, and they're what we call the Nordic blondes, and also the tall white, who were actually working with the United States Air Force in Nevada, that Russia and China and the United States all had the same agenda at every turn, because they don't. I would say that nearly all are benign, they're benevolent, they want to help us. There may be one or two species which do not. उनका कहना है कि यूएफओस भी उतने ही रियल हैं जितने कि आसमान में उड़ते एयरप्लेन्स। आसमान में उड़ते इन अननोन लाइट फ्लैशिंग ऑब्जेक्ट्स को देखे जाने की रिपोर्ट्स दुनिया भर से आती रहती हैं, और आज के समय में ऐसे ऑब्जेक्ट्स को देखना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तो प्राचीन समय से ही होता आ रहा है। ये 16th सेंचुरी में एक मोनेस्ट्री वॉल पर बनी पेंटिंग है, जिसमें यूएफओ जैसी एक आकृति को दिखाया गया है। यही नहीं, इजिप्ट के एबिडोस शहर के एक टेम्पल की दीवारों पर भी यूएफओस और फ्लाइंग सॉसर जैसे कुछ चित्र बने हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे हजारों साल पुराने संस्कृत लेखों में भी फ्लाइंग क्राफ्ट्स यानी उड़ने वाले यानों का जिक्र है, जिन्हें विमान कहा गया है। प्राचीन वैमानिक शास्त्र में विमान का डिस्क्रिप्शन देते हुए कहा गया है कि यह एक ऐसा यंत्र था जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया जा सकता था। इसमें विमान के 31 भागों का जिक्र है, जिनमें मशीन भी शामिल है। साथ ही साथ इसके नीचे एक फोटोग्राफिक मिरर भी लगा होता था। इसमें ऐसी 16 प्रकार की धातुओं की गणना की गई है जो उड़ने वाले वाहन को निर्माण करने के लिए जरूरी है, लेकिन उनमें से केवल 3 के ही बारे में हम जानते हैं, बाकी को अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया जा सका है। अगर आज की यूएफओ साइटिंग्स की बात करें तो उनके डिस्क्रिप्शन में लोगों द्वारा कहा गया है कि ये ट्रायंगुलर शेप या राउंड शेप्ड होते हैं, उनकी कोई विंग्स नहीं होती, ये हवा की रफ्तार से उड़ सकते हैं और अचानक वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली 90 डिग्री पर मुड़ भी सकते हैं, एंड समटाइम्स दे कैन बिकम इनविजिबल। और अब बात करें विमान की, तो हमारे एंशिएंट टेक्स्ट रामायण या महाभारत में कहा गया है कि ये ऐसे क्राफ्ट्स थे जो डायरेक्ट टेक ऑफ कर सकते थे बिना किसी रनवे पर दौड़े, जैसा हमारे एयरप्लेन्स करते हैं। रामायण में बताया गया पुष्पक विमान भी कुछ ऐसा ही था। रामायण में भगवान राम को युद्ध के पश्चात जब लंका से वापस आना था, तो विभीषण ने उन्हें पुष्पक विमान देते हुए उसका वर्णन कुछ इस प्रकार किया था। ये पुष्पक विमान सूर्य के समान है, जो मेरा भाई रावण कुबेर से छीन कर लाया था। ये दिव्य विमान मन की गति से चलता है, इच्छा और आवश्यकता अनुसार छोटा और बड़ा भी हो सकता है। हमारे पूर्वजों द्वारा ऐसे वाहनों का जिक्र करते हुए ये भी कहा गया है कि इनका इस्तेमाल युद्ध में भी किया जाता था। ये काफी तेज गति से उड़ सकते थे, इनमें अस्त्र भी लगे होते थे। रामायण के युद्ध में इंद्रजीत के पास भी एक ऐसा रथ था जो आसमान में उड़ सकता था और इच्छा अनुसार गायब भी हो सकता था। ऐसे वाहनों का हमारे प्राचीन ग्रंथों में एकदम स्पष्ट वर्णन किया गया है। संस्कृत भाषा में लिखे भारतीय वास्तुशास्त्र सम्रांगन सूत्र धारा में विमान को बनाने का वर्णन भी किया गया है। इसके बारे में लिखा गया है कि विमान का शरीर मजबूत और टिकाऊ होना चाहिए, जैसे कि वो
एक हल्की धातु से बनी उड़ने वाली चिड़िया हो, अंदर एक पारा यंत्र यानी मर्क्यूरी इंजन को उसके लोहे से बने ताप उपकरण के नीचे की तरफ रखना चाहिए। पारे में छिपी शक्ति जो शक्तिशाली बवंडर को गति में बदलती है की मदद से अंदर बैठा व्यक्ति आकाश में बहुत दूर की यात्रा कर सकता है। विमान की गतियां ऐसी हैं कि यह लंबवत रूप से ऊपर और नीचे जा सकता है, आगे और पीछे की ओर झुक सकता है। इन यंत्रों की सहायता से मनुष्य हवा में उड़ सकता है और स्वर्ग के प्राणी धरती पर उतर सकते हैं। अब क्या विमान का ये डिस्क्रिप्शन ठीक वैसा ही नहीं लगता जैसा आज यूएफओस को देखने वाले लोग दावा करते हैं? क्या हमारे प्राचीन ग्रंथों की कहानियों में वर्णित विमानों का आज के समय में दिखने वाले यूएफओस से मेल खाना महज एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई ऐसा सच जिससे हम सब अनजान हैं? क्या पता आने वाले समय में इस बात से पर्दा उठ ही जाए। हमें ऐसे लाखों लोग और उनकी लाखों कहानियां मिल जाएंगी जिनमें ऐसी फ्लाइंग मशीन्स के देखे जाने की बात की गई है जो हमारे एयरप्लेन्स या फाइटर जेट्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। और बात करें अगर उनकी आंखों देखी घटना पर लोगों के विश्वास की, तो कुछ करते हैं, कुछ नहीं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना और अपने किसी एक फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। आपकी क्या सोच है एलियंस, यूएफओस और उनके हमारे प्राचीन ग्रंथों से संबंध के बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, अगर इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ऑन कर लेना ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्प्रेड नॉलेज एंड बी क्यूरियस।